Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case of Indian Bank versus Maharashtra State Cooperative Marketing Federation. तो ये केस है, ये सब जुडाइज टॉपिक से रिलेटेड केस है. स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट. तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है दैट्स अ बैंक, वो फाइल करती है समरी सूट बॉम्बे हाई कोर्ट में अंडर द ऑर्डर 37 अगेंस्ट दिस कोऑपरेटिव फेडरेशन. अभी जो फेडरेशन है ये कोर्ट में जाती है, अप्लाई करती है फॉर द स्टे ऑफ समरी सूट. किस ग्राउंड पे? दैट इट हैज़ ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड अ सूट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द बैंक फॉर द रिकवरी. ओके, बिफोर दिस फाइलिंग ऑफ द समरी सूट. अब यहाँ पे जो लर्नेड सिंगल जज है हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा दैट जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ट्रायल का हैज़ कंटेन इन द सेक्शन 10 इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द रेगुलर और ऑर्डिनरी सूट. तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया हुआ है सेक्शन 10 में ट्रायल का, तो हाई कोर्ट ने बोला है कि ये जो ट्रायल जो वर्ड है ये सिर्फ रेगुलर और ऑर्डिनरी सूट के लिए अप्लाई होगा, नॉट टू द समरी सूट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिवीज़न बेंच होते हैं, डिवीज़न बेंच ऑफ हाई कोर्ट, इन्होंने कहा जो सेक्शन 10 है अप्लाई होगा टू द समरी सूट एज वेल. बट यहाँ पे लीगल इशू की अगर हम बात करें तो लीगल इशू ये है वेदर द बार टू प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट contained in the section 10 is applicable to the summary suit filed under the order 37. तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी एक सूट चल रहा है, अब सब्सिक्वेंट यहाँ पे एक समरी सूट फाइल किया गया, तो क्या वो समरी सूट जो है वो सबजुडाइज में आएगा या नहीं आएगा. इसके पहले जिसने भी वीडियो देखा होगा इसका थियोरी वाला, आई होप उन्हें आंसर अभी तक इसका मिल चुका होगा. ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन की बात करते हैं तो एपेलेंट बैंक है, यहाँ पे उन्होंने ये कंटेन किया कि जो सेक्शन 10 है इज़ मेड एप्लीकेबल टू द समरी सूट ऑल्सो बिकॉज द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट प्रोविजन फॉर द समरी सूट विल बी फ्रस्ट्रेटेड. अब लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर हम लोग जो है बहुत ही एक वाइड सेंस में अगर हम लोग ट्रायल वर्ड को अगर हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं तो ये इंक्लूड करेगा ऑल द प्रोसीडिंग राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ इंस्टीट्यूशन केस की, किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने से लेके तो उसके फाइनल डिटर्मिनेशन तक. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था क्या हमें एक वाइडेस्ट मीनिंग देना चाहिए ट्रायल को दैट शुड बी कंस्ट्रक्टेड नैरोली एंड मस्ट नेसेसरली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एंड प्रोहिबिशन है सेक्शन 10 में, ये किस चीज़ के लिए? ताकि हम प्रिवेंट कर सके कोर्ट को फ्रॉम कॉन्करेंट जुरिडिक्शंस, या फिर जो साइमल्टेनियसली जो दे आर ट्राइंग टू पैरेलल, अगर ऐसा होता है कि सेम चीज़ पे डबल डबल सूट चल रहा है तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए है ये. ठीक है, ताकि ये इनकन्सिस्टेंसी जो है इसे प्रिवेंट कर सके. तो यहाँ पे जो ट्रायल है, जो वर्ड ट्रायल है सेक्शन 10 में, इज़ नॉट यूज इन इज वाइडेस्ट सेंस. देन फाइनली जो ट्रायल है, क्योंकि ट्रायल जो है रियली कब स्टार्ट होता है? बिगिंस ओनली आफ्टर द लीव इज़ ग्रांटेड टू द डिफेंडेंट. एंड यहाँ जो कंटेंट है, thus the word trial in section 10 in the context of the summary suit cannot be interpreted in the end. हम लोग यहाँ पे जो वर्ड है ट्रायल को, हम उसको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते सो दैट कि जो एंटायर प्रोसीडिंग है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट से लेके तो लॉजिक क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है किसी भी सूट के इंस्टीट्यूशन की ऑफ द सूट बाय लॉजिंग अ प्लेंट. तो डिवीज़न बेंच ने यहाँ पे जो है वो क्या किया है? एरर किया है बाय टेकिंग अ डिफरेंट व्यू, और यहाँ जो अपील है वो अलाउ कर दी है. आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.